इंडिया में जो सेक्स को लेके प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे बोलते हो आप, इनफर्टिलिटी इश्यूज जो आ रहे हैं, ये क्या समस्या है और इंडिया में ही क्यों है? एक तिहाई केसेस में हो सकती है औरत में और एक तिहाई होती है कॉमन में। पर जो हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें जो मर्द वाली दिक्कत है 50% तक बढ़ गई है। ये जो परसेंटेज आप बता रहे हो ये कौन से स्टडीज में आया है? सो और आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि बहुत कम होता जा रहा है, 40% गिर गया है, तो आने वाले 50 सालों में क्या हालत होगी फिर? बहुत खराब हालत है। मतलब अगर अपने पार्टनर से आपको कोई अफेक्शन नहीं है तो कोई भी दवाई नहीं ठीक कर पाएगा आपको। तो ये हेल्दी स्पर्म काउंट क्या होता है? मतलब कोई कैसे जाने कि उसका स्पर्म जो है वो हेल्दी है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है स्पर्म काउंट, उसके बाद मोटिलिटी, मतलब अगर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तीसरी मॉर्फोलॉजी, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर गड़बड़ होगा, बहुत सारे आपके स्पर्म डैमेज हो गए तो फर्टिलिटी में दिक्कत हो जाएगी। तो लड़कों की जब शादी होती है तभी पता चलती है सब चीजें? बिना सेक्सुअली एक्टिव हुए आपको नहीं पता लग सकती है। अब ये तो अपने बीमारियों की बात करी, पर इनका क्या इलाज संभव है एक्चुअली? इलाज 100% है। 100% बोल रहे हो आप? मतलब जैसे किसी को हेल्दी रहना है, एकदम स्पर्म हेल्दी रहे, तो उसको क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए फिर? सबसे पहले डॉक्टर हर्षित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हमने एक एपिसोड कर लिया आपके ऑलरेडी एक को फाउंडर के साथ में। उसमें हमने बात जो करी थी ना, वो बात कुछ जनसंख्या वृद्धि को लेकर थी, ठीक है? अब हम उनसे उस तरह की बात नहीं कर सकते थे कि जनसंख्या वृद्धि क्यों कराना चाहते हो आप, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिया में, क्यों नहीं हो रहे लोगों के बच्चे। तो हमने सोचा कि एक एपिसोड आपके साथ भी करें और उसमें हम जाने कि इंडिया में जो सेक्स को लेके प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे बोलते हो आप, है बांझपन बोलते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज जो आ रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर समस्या है ये क्या समस्या है, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं इसको आज, और कैसे कैसे सॉल्व होती है और इंडिया में ही क्यों है। मैंने एक इंटरव्यू किया था अभी जो पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं वदोजा जी, तो उनको पूछा जाता है कि आप सेक्स पे क्यों बात करते हो सबसे ज़्यादा, तो बोले कि बाहर तो वहाँ पे लगे नहीं है कि शीघ्र पतन और ये ऐसे पोस्टर लगे नहीं होते, इंडिया में लगे होते हैं, इसलिए बात करनी पड़ती है। जैसे ही सेक्स का टॉपिक आता है सबके कान खड़े हो जाते हैं, और क्या बात करने वाले हैं ये लोग। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब भारत में देखा जाए, इंडिया के अंदर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है या फिर इंडस्ट्री ने इसको प्रॉब्लम बना दी है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की, या फिर बच्चे नहीं पैदा होने की? ये तो शुरू से भी होता होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बुलाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बात करने का मौका मिला। तो प्रॉब्लम तो बहुत रियल है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि 4 में से 1 लोग, अगर हम 4 लोग हैं तो इसमें से किसी एक मर्द को ये दिक्कत हो सकती है। ये मैं आपको मिनिमम स्टैटिस्टिक्स 4 में से 1? 4 में से 1। 1 2 3 4 5 है, 5 2 को हो सकती, कोई किसी को हो सकती है होगी मतलब का? बहुत ही रियल, बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है। इसमें मैं आपको थोड़े स्टैट्स बता देता हूँ। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो लगभग 20% लोगों को, मिनिमम स्टैट्स आपको बता रहा हूँ जो हमें रिसर्च बता रही है, लगभग 20% पुरुषों को है। उसके बाद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, अर्ली क्लाइमैक्स, वो कम से कम 25% लोगों को है। और जो हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं तो वो 1 in 6 कपल्स को है। मतलब 6 कपल्स में से 1 कपल ऐसा है जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा। उसमें भी पहले जो, जैसे जो मैंने किताबों में पढ़ा है, उसमें होता है रूल ऑफ थर्ड्स, कि मतलब इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, जो बच्चा नहीं हो रहा उसकी दिक्कत है, तो 1/3 दिक्कत हो सकती है मर्द में, 1/3 हो सकती है, 1/3 केसेस में हो सकती है औरत में, और 1/3 होती है कॉमन में। पर जो हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें जो मर्द वाली दिक्कत है 50% तक बढ़ गई है। तो मर्द का जो कंट्रीब्यूशन, जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया आजकल, और ये बढ़ ही रहा है। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इंडिया में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही हो रही है या बाहर नहीं हो रही, सब जगहों पे बढ़ रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग थोड़ा सा लेट कोशिश कर रहे हैं बच्चों की, और भी बहुत सारी चीज़ें, डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, वो सब दिक्कतें बढ़ रही है, तो इसलिए भी ये सब चीज़ें बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, ये जो परसेंटेज आप बता रहे हो ये कौन से स्टडीज में आया है? मतलब कहाँ से आपने देखा डेटा ये? जितनी भी यूरोलॉजी सोसाइटीज़ हैं, हाँ। उनके यही है, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जितनी इंडिया सेंट्रिक स्टडीज़ हैं उसमें भी यही है। तो ये सबका कंसेंसस के बाद एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन है, उनका भी जो कंसेंसस पेपर निकला लास्ट, उसमें मिनिमम परसेंटेजेस है। इतना तो है ही, इसके ऊपर कितना है वो हमें नहीं पता है। तो ये जो समस्याएं बोल रहे हो, कौन कौन सी समस्याएं होती है, मेरे को बताओ आप। मेन तीन हैं, 3 चीज़ें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आपको हार्डनेस में दिक्कत होती है। सेकंड होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको शीघ्र पतन बोलते हैं, अर्ली क्लाइमैक्स। थर्ड इज इनफर्टिलिटी, जो आपको बच्चा होने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये लेडीज में होती है? नहीं, दोनों की दोनों वजह में से, होती है? क्योंकि दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। हाँ, जो बच्चा हो रहा है
वो दोनों के फैक्टर्स से हो रहा है। वो ये नहीं है कि खाली फीमेल में होगी मेल में होगी, अच्छा, बल्कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स है, जो वेस्टर्न प्रोटोकॉल्स है, उसके हिसाब से पहले मेल चेक होना चाहिए, पर इंडिया में पहले फीमेल चेक तो ये करते हैं। तीनों ही जो समस्या बताई वो तीनों मेल और फीमेल दोनों में है? नहीं, जो आपको पहले दो बताई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, वो खाली मेल्स में, सिर्फ मेल में होता है मेल वो? में। हाँ जी। अच्छा, शीघ्र पतन लेडीज में नहीं होता है? शीघ्र पतन हो गया कि जो आपका टाइम है इजैकुलेट मतलब सीमन बाहर आने का, वो कितना है, वो खाली मेल्स में ही होता है। सिर्फ मेल में ही होती है हाँ, वो प्रॉब्लम? खाली मेल्स में ही होता है। ओके, तो ये किस वजह से हो रही है समस्या लोगों में? ये पहले नहीं होती थी क्या? नहीं, पहले भी होती थी, पर अब बहुत बढ़ गई है। बढ़ गई है? बहुत क्या बढ़ वजह गई है है। इसकी, क्यों बढ़ गई है? आप ये सोचिए कि 3 मेन वजह है। एक होगी बायोलॉजिकल वजह, एक होगी साइकोलॉजिकल, और एक होगा सब्सटेंस अब्यूज। बायोलॉजिकल में आ गया डायबिटीज़, बीपी की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें। ये 3-4 मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होती है। साइकोलॉजिकल में हो गया, आपको स्ट्रेस है, आपको वर्क का स्ट्रेस है। मेरे पास पेशेंट आते हैं जिसको 1 साल पहले उसकी जॉब चली गई, उसको अब ये दिक्कत हो रही है। दूसरा हो गया कि अगर उसकी किसी की ज़बरदस्ती शादी कर दी किसी और से, तो उसको रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, तो उसको ये दिक्कत हो गई। तीसरी दिक्कत ये हो गई, अगर आप ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो तब आपको ये दिक्कत होगी। तो ये तो 3 मेजर कैटेगरीज हो गई, और इन सब का इंसिडेंस बढ़ रहा है। लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, खराब खाना ज़्यादा खा रहे हैं, और स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, और इसकी वजह से इन सब की इंसिडेंस भी बढ़ता है, शुगर का, बीपी का, थायराइड का, और वैसे भी फिर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ। ये प्रूवन स्टडीज है? हाँ जी, प्रूवन है। मुझे लग नहीं रहा, मतलब मेरे को थोड़ा बताओ ना, कहाँ पे किस जगह पे आपने पढ़ा, कौन सी कोई अगर स्टडीज बता सको आप मैं मेरे को। आपको ऐसे बताता हूँ। हाँ। तो जैसे कि चलो, एक बहुत ही फेमस स्टडीज़ है, सो उसको मेल एजिंग स्टडी बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है। तो 1970 से 2018-20 तक स्पर्म काउंट जो होता है, जो इनफर्टिलिटी का कारण है, हाँ। उस टाइम पे एवरेज था 110 मिलियन। ओके। अब हो गया 50। 50 मिलियन हो गया है? 50 मिलियन हो गया, आधा हो गया है। तो 50 साल में आधा हो जाएगा, तो फिर तो इनफर्टिलिटी तो बढ़ेगी ना। अगर स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट होता है कि कितने शुक्राणु है, कितने स्पर्म्स है आपके सीमन में। एक मर्द एक बारी में कितने स्पर्म्स निकालता है, ये पर ml होता है, तो कितने स्पर्म्स निकालता है। तो अगर वो कम हो गए तो फिर तो इनफर्टिलिटी बढ़ेगी। और ये सब प्रूवन, इंटरनेशनल, नेशनल, सब ऐसी स्टडीज़ है। WHO ने भी बैक किया हुआ है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बैक किया हुआ है इसको, कॉज ऑफ कंसर्न बताया हुआ है कि इनफर्टिलिटी जो है वो भी एक राइजिंग कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बोल रहे हो कि ये जो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जो आपने 2-3 चीज़ें बताई, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर शादी, मतलब मेनली तो स्ट्रेस ही हो गया और डायबिटिक प्रॉब्लम हो गई, तो ये मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा देखा जाता है या फिर गांव में ज़्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि आप देखोगे ना, जो मैंने भी कोई बहुत सारे ऐड देखे हैं, दीवारों पे लगे होते हैं शीघ्र पतन की समस्या, तो ये शहरों में कम दिखती है और गांव में ज़्यादा दिखती है। पर गांव में स्ट्रेस कम है, खाना अच्छा खाते हैं, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा है, पर यहाँ पे ये समस्या कम दिख रही है। तो समस्या तो शहरों में भी है, पर शहरों में क्या है कि लोगों के पास ऑप्शन होता है। अब गाँवों में क्या होता है कि छोटा शहर है एक, मैं मान लो इकलौता डॉक्टर हूँ, तो मैंने जो पेशेंट है, तो मैंने उनके चाचा जी को भी ट्रीट किया है, उनके मान लो दादी जी को भी ट्रीट किया है, तो मैं सबको जानता हूँ। तो मेरे पास आने से हिचकिचाते हैं वो, क्योंकि डॉक्टर्स तो नहीं बोलते, पर जो उनका स्टाफ वगैरह है वो सब आपस में बात करते हैं, तो बहुत हिचकिचाते हैं, नहीं आते। शहर में क्या है कि अगर मैं 2 किलोमीटर दूर अब किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो कोई जानता पहचानता नहीं है, कोई टैबू नहीं है। तो उस वहाँ शहरों पे इन सब लोगों का रिक्वायरमेंट जो है, अब ये जो लोग हैं जिनको आप दीवारों पे देखते हैं, जो झोला छाप है बेसिकली, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो लोग इनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि सोमवार को एक जगह बैठते हैं, मंगलवार को दूसरी जगह बैठते हैं, किसी को नहीं जानते वो। और साथ में गाँवों में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं ही नहीं। वैसे भी मेल सेक्सुअल हेल्थ के एंड्रोलॉजिस्ट जो है वो देश में बहुत ही कम है, गाँव वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बन रहे लोग इसमें, स्पेशलिटीज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसकी 2 चीज़ें हैं। एक तो सुपर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है आगे। आगे आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, नॉर्मल मास्टर्स लेवल पे आप नहीं कर सकते अभी स्पेशलाइज। दूसरी चीज़ ये है कि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मतलब लोगों को दिक्कत थी, पर कोई जा ही नहीं रहा था। आगे नहीं आते थे लोग आगे नहीं आते, लोग इन सब लोगों के पास जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, और ये नहीं था कि लोगों को पता है, लोगों को पता था कि ये सब चीज़ें नहीं काम करती। अब जितने मैं गया हूँ, मैं जब हमने स्टार्ट किया था तो हम यूपी बिहार के बहुत छोटे-छोटे शहरों, बहुत छोटे-छोटे गाँवों में गए, तो हमने पेशेंट से बात की, खुद पेशेंट्स बन के डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से बात की, सबसे बात की। तो उनमें पेशेंट को पता होता है कि ये नहीं बहुत ज़्यादा जो ये चूर्ण दे रहे हैं, वो नहीं बहुत ज़्यादा काम करेगा, पर उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो
राइट, किसी को डायबिटीज हो गई तो उससे भी इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। डायबिटीज़ से बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। डायबिटीज़ से आप मानिए कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है और कोई डायबिटिक बंदा है, तो उसमें कम से कम 4 to 5x के चांस है कि उसको ये दिक्कत होगी, 4 से 5 गुना। और अगर अनकंट्रोल्ड है तो और बढ़ जाएगा। तो वो तो आपको इन सब चीज़ों से तो ये कॉज़ है ही इसका, कॉज़ैलिटी मतलब ये इन सब चीज़ों की वजह है ही। और सिगरेट शराब पीना मतलब इन सब से भी होता है, किसी भी मतलब इतना प्रकार फिर का क्यों बन रहा है, मतलब हाँ? इतना सरकार भी प्रमोट भी कर रही है, लोग पी भी रहे हैं आराम से, उनको लगता है कि उनको तो कुछ नहीं होगा। आप सिगरेट की बात कर रहे हैं? हाँ, सिगरेट। सिगरेट सरकार तो देखिए नहीं प्रमोट करती, इतना तो टैक्सेशन लगाया हुआ है सरकार ने। अब सिगरेट से क्या है, सिगरेट जो होती है आपकी वेसल्स होती है, आपके पीनस में, आपके लिंग में आपकी वेसल्स है। सिगरेट उसमें इलास्टिसिटी खत्म कर देती है, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो काम करती है वही काम सिगरेट करती है। तो इलास्टिसिटी का ख़त्म हो गई, तो उसमें इरेक्शन के लिए खून जाना होता है। जब आपको इरेक्शन आता है तो खून जाता है लिंग की तरफ, Right. तो वही ख़त्म कर दिया आपने, वही ख़त्म कर दिया, वही सिगरेट ने गड़बड़ कर दी, तो फिर इरेक्शन में बहुत दिक्कत होती है। अब जो हमारे भी पेशेंट्स हैं और जो बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस है वो ये है कि लगभग आधे पेशेंट्स जो 6 महीने तक छोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर मैं आज 10 सिगरेट पी रहा हूँ, मैंने अगले 6 महीने के लिए मतलब मैंने छोड़ दी, 6 महीने बाद मेरे को काफ़ी फ़र्क आ जाएगा इन सब दिक्कतों में। खाली 6 महीने सही हो जाएगी मतलब। काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। तो बहुत ही ख़राब है तंबाकू किसी भी प्रकार का, चाहे वो आप जो छेना वगैरह खाते हैं, जो च्युइंग टबैको बोलते हैं इसको, सिगरेट वगैरह बहुत ख़राब है। शराब भी ख़राब है पर टबैको ज़्यादा मतलब ख़राब। कितना, मतलब लोग बोलते हैं कि मैं इतना पीता था फिर छोड़ दी, फिर करता था छोड़ दी, मतलब कितना कंजम्पशन इज वेरी खराब कंजम्पशन। सिगरेट्स के लिए तो एक सिगरेट भी एक सिगरेट भी एक even। सिगरेट भी अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्सुअली सही रहे, आप मेंटली सही रहे, आपको कोई और दिक्कत ना हो, आप थोड़ा लंबा जिए, अच्छे से जिए, तो सिगरेट तो छूनी ही नहीं तो है। डॉक्टर से एक बात बताऊं, दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, मैं डॉक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, वो तो बोल रहे थे कि 10 सिगरेट पीने के बराबर हम उतना कर रहे हैं, तो क्या वो दिल्ली के लोगों के लिए भी सेक्सुअल प्रॉब्लम खड़ी कर देगा? ज़रूर कर तो रहा ही है। हाँ। साथ में पोल्यूशन को छोड़ के इसमें जो और बाकी कंपोनेंट्स होते हैं हाँ। वो भी गड़बड़ी करते हैं। और एयर पोल्यूशन तो ये आपके लंग हेल्थ के लिए भी, मेटाबॉलिक हेल्थ मतलब कि डायबिटीज़ के लिए भी, बीपी के लिए भी, उन सब के लिए भी ख़राब है। वो ख़राब हो रहे हैं तो फिर आपकी ये चीज़ें भी गड़बड़ा रही है। अच्छा, आपके आपके पास किस किस तरह के पेशेंट आते हैं, मतलब साइकोलॉजी वाले पेशेंट भी आते हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है वो भी आते हैं? तो कोई केस बताओ मेरे को आप, अच्छा जो आपको याद हो बढ़िया सी, कि किसी केस पेशेंट से देखो मैं मिले हो आप। आपको ऐसे डिटेल्स तो नहीं दे पाऊँगा अरे केस की, यहाँ नॉर्मल, पर हाँ। एनालाइज़ करके हाँ। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। तो 50 ईयर ओल्ड 50 साल के हैं ये। इनको शुगर है, अनकंट्रोल नहीं कंट्रोल करते। तो HbA1c करके एक पैरामीटर होता है, 6.5-7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनका है 14। इनको बोला कि कंट्रोल कर लो, तो उन्होंने बोला नहीं। इनको बोला कि इससे असर पड़ रहा है आपके इस पे सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे। 3 महीने के अंदर 7 कर दिया, क्योंकि हमने बताया कनेक्शन आपने बैठा दिया कि इससे इससे फ़र्क पड़ रहा है। 7 कर दिया। पहले इनको कोई दवाई वगैरह नहीं काम कर रही थी, क्योंकि इनको था कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। शुगर का असर नहीं दिखता ना लोगों को, नहीं नहीं। डायबिटीज़ का असर नहीं दिखता लोगों को। 3 महीने में जब इनका अगला चेकअप कराया तो 7 कर दिया। कम से कम इन्होंने 8-9 किलो लूज़ किया, खाना एकदम ठीक कर लिया, मीठा वगैरह फ्राइड वगैरह छोड़ दिया, और फिर उसके बाद काफ़ी फिट एंड फाइन हो गए। जवान लड़के भी आते होंगे आपका एकदम तो यंग? इंटरेस्टिंग आपको एक फैक्ट बताता हूँ। 40 से जो नीचे लोग हैं उसमें पिछले लगभग 20-25 साल में ये प्रॉब्लम एटलीस्ट 2 से 2.5 गुना बढ़ी है, स्टैट्स कह रहे हैं। 40 साल की कम वाले लोगों में? 40 साल की कम वालों में, जो पहले बहुत कम लोगों को होता था, 20-25 साल में बढ़ी। और जवान लोग बहुत आते हैं। जवान लोग ऐसे भी, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस आजकल लोगों को और भी दिक्कतें होती हैं, उनको पता नहीं होता, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, प्लस एक्सरसाइज नहीं करनी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी। और क्योंकि अब थोड़ा सा लोग ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह पे ध्यान नहीं देते, तो गड़बड़ होता है। जवान लोग बहुत आते हैं, ऐसे भी लोग बहुत आते हैं जिनकी 6 महीने में शादी है, 1 साल में शादी है, और वो सोच रहे हैं क्या करें। बहुत बहुत एक तो लोग पेशेंट जो हमारे पास आते हैं बहुत ही हमें ट्रस्ट रख के आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनके लिए सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत टैबू है सोसाइटी क्यों में। बना रखा, मतलब आपको इतना सा टाइम हो गया काम करते करते इस जगह पे, तो क्यों बना रखा, मतलब क्या रीजन है? मतलब अगर किसी को समस्या है तो सामने आएगा ना। सोसाइटी नहीं बनाया हुआ है। देखिए अब मेरे ख्याल से पोस्ट विक्टोरियन एरा, जब ब्रिटिशर्स के बाद ही, पहले तो हमारा लिबरलाइज था थोड़ा इससे, बट पोस्ट विक्टोरियन एरा जो विक्टोरियन मोरल्स बोलते हैं, उसके बाद से सेक्स के बारे में बात करना
सेक्सुअली किसी भी चीज़ के बारे में बात करना बहुत टैबू बना रखा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आइए, मैं तो अपने पेशेंट्स को वही बोलता हूँ, हम पहले पेशेंट को कोशिश करते हैं कि थोड़ा कंफर्टेबल करने की, कि आप आइए आराम से बात कीजिए, आपकी सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, कोई भी मतलब खाली डॉक्टर को ही पता है कि आपको क्या दिक्कत है, डॉक्टर ही आपसे वो कर रहा है, डेटा हमारा इंक्रिप्टेड होता है, सब कुछ हमारा एकदम अच्छे से रखा जाता है, पर वो थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल करने में, उनका ट्रस्ट जीतने में ही हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। राइट। तो लड़कों की जब शादी होती है तभी पता चलती है सब चीजें, तभी लोग आते हैं आपके पास या फिर उससे पहले भी ज़्यादातर लोग तब आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उससे पहले सेक्सुअली एक्टिव हो अच्छा जाते हैं। क्या एक्टिव हो गए हाँ, तब उससे उनको पहले पता चल जाता है। तब उनको पता लगती है, तभी बिना सेक्सुअली एक्टिव हुए आपको हम्म। नहीं पता लग सकती है। जब तक आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगे, आपको कैसे पता लगेगा कि क्या आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा कितने परसेंट लोग हैं इंडिया में, मतलब परसेंटेज की अगर बात करें इंडिया में, तो कितने परसेंट लोग हैं जो मतलब इस बीमारी से जूझ रहे हैं और वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत कम है, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो बहुत कम है, वो तो आप मानिए कि 0.1-0.2% भी नहीं होगा टोटल में से। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि 25% लोगों को ये दिक्कत है किसी भी टाइम में, तो उसमें से 0.1 या 0.2% लोग हैं जो किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सही इलाज ढूंढ के कहीं पे जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते लोग। पता है ये मेंटली क्यों होता है, मेरे को थोड़ा समझाने की कोशिश करोगे? आप बोल रहे हो ना स्ट्रेस के कारण हो जाता है, मेंटली कारण हो जाता है, मतलब क्यों होता है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो रीजन? स्ट्रेस से क्या होता है, जो भी आपकी अराउजल साइकिल है, जो आपकी सेक्सुअल अराउजल साइकिल जो बनती है पूरी, उसमें आपका माइंड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो अगर आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस है, जो आप पूरा सेक्सुअल प्रोसेस है, वो बहुत ड्यूरेस में आ जाती है, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, तो परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाती है उसके बाद। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके माइंड से सिग्नल आता है, फिर एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके चीज़ होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, उसके बाद वेजोडाइलेशन, मतलब कि जो आपका लिंग है उसकी तरफ खून जाता है, उसके बाद इरेक्शन आती है। तो इस प्रोसेस से पहले आपको अराउजल होना चाहिए, मतलब उत्तेजना होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, किसी भी टाइप के स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, तो वो प्रोसेस पूरी बिगड़ जाती है। आप नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से पहले ही गड़बड़ हो जाती है। ओके। तो राइट। तो ये हेल्दी स्पर्म काउंट क्या होता है, मतलब कोई कैसे जाने कि उसका स्पर्म जो है वो हेल्दी है? सो देखिए, सबसे अच्छा तो तरीका होता है कि अगर आपको इशू हो गया, मतलब अगर आपका बच्चा हो गया, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत उसमें है ही नहीं, कोई भी ज़रूरत। आपका फैमिली कंप्लीट हो गई है, मान लीजिए आपने 3 बच्चे करने, आपने 3 बच्चे करके कंप्लीट कर दिए, तो बात ही खत्म हो गई है। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है स्पर्म काउंट, एक होता है स्पर्म मोटिलिटी, मतलब कि स्पर्म कितने हैं उसमें। तो स्पर्म अगर 60 मिलियन के ऊपर हो, 60 मिलियन? हाँ, कैसे पता रहेगा कि 60 तो मिलियन? वही आपको आगे समझा रहा हूँ ना। तो उसमें फिर क्या होता है, स्पर्म एनालिसिस होता है, मतलब आप स्पर्म सैंपल जाके किसी को लैब में देते हो, पैथोलॉजिस्ट बैठ के चेक करता है, फिर वो उसमें नंबर काउंट करता है, उसके बाद वो स्पर्म की हालत देखता है कि इसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब शेप वगैरह ठीक है क्या, बहुत ज़्यादा टूटे तो नहीं हुए, कितना हिल पा रहे हैं। उसके बाद तीसरी वो देखते हैं मोटिलिटी, कि कितना वो चल पा रहा है, मतलब स्पर्म जो है, क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल करना है ना, ट्रैवल करके वो तभी जो फीमेल में एग होता है उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें सही नहीं होगी, काउंट मतलब नंबर, उसके बाद मोटिलिटी, मतलब अगर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तीसरी मॉर्फोलॉजी, मतलब जो उसका स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें अगर गड़बड़ होगा, बहुत सारे आपके स्पर्म डैमेज हो गए, तो फिर फर्टिलिटी में दिक्कत हो जाएगी। आपको बस उस पे स्पर्म एनालिसिस करके पता लग सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं पता लगता। इंडिया में कराते हैं लोग? इंडिया में लोग कराते हैं, पर मैं आपको इंडिया में वही बता रहा हूँ ना, तो फर्टिलिटी के लिए सबसे आसान, जैसे फीमेल्स के लिए थोड़ा टेस्टिंग 2-3 स्टेप का प्रोसेस है। मेल के लिए खाली आपको इनिशियल टेस्टिंग इज स्पर्म एनालिसिस, आप खाली स्पर्म एनालिसिस करते हो। इंडिया में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है जो कि गलत है। प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कोई इनफर्टाइल कपल आता है, कोई कपल है जिसको इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, वो आता है मान लो डॉक्टर के पास, मेरे पास आता है, तो मेरे को पहले स्पर्म एनालिसिस कराना होता है। लोग नहीं कराते हैं, नहीं करा। लोग बोलते हैं कि आप इनको पहले चेक करो। बट हाँ, मेरा सवाल यही आने वाला था कि जैसे ही अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता है तो फिर सबसे पहले लेडीज़ का ही चेकअप कराया जाता है, आदमी यही बोलेगा पहले मैडम का चेकअप कर लो, ऐसा क्यों है? वो परसेप्शन ऐसा है कि इसी में दिक्कत होगी, बहुत ही गलत है वो। हाँ हाँ। वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अब तो हम अप टू 50% देख रहे हैं। तो मतलब हो सकता है कि फीमेल से ज़्यादा चांसेस गड़बड़ होने के मेल में हो, बट फिर भी वो फीमेल को पहले चेक कराते हैं। और फीमेल में कम गड़बड़ निकलती है? अभी पहले जो मैं आपको वही बताया कि जो हमने जो किताब वगैरह में पढ़ा हुआ है, 1/3 जो नई रिपोर्ट्स आ रही है, अप टू 50% मेल्स का है, तो फीमेल में
कम हो सकती है, कम हो सकती है, मेल में ज़्यादा हो रही है, मेल में ज़्यादा हो रही है। सिर्फ इनकी लाइफस्टाइल की वजह से। ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की वजह से भी बढ़ रही है, स्पर्म काउंट और बहुत चीज़ों की वजह से भी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और जो दिक्कतें बढ़ रही है। प्लस उसके बाद जैसे जैसे ये जीन्स पास ऑन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए पास ऑन होता है, तो उसमें अगर एक जनरेशन में दिक्कत होती है तो दूसरी जनरेशन में भी वो रहती है, फिर तीसरी में भी, और वो धीरे 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 करके इंक्रीज पर आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि बहुत कम होता जा रहा है, बहुत कम होता रहा है, 50 सालों में इतना कम हो गया, 50% गिर गया, तो आने वाले 50 सालों में क्या हालत होगी फिर? बहुत खराब हालत होगी। अगर हमने नहीं रोका इसको तो बहुत खराब तो हालत कोई होगी। कैसे रोक सकता है, मतलब इसको, मतलब जैसे किसी को हेल्दी रहना है, एकदम स्पर्म हेल्दी रहे, उसके बिल्कुल हेल्दी रहे, तो उसको क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए फिर? सबसे पहले एक्सरसाइज करें, हम्म, कम से कम 30 मिनट डेली, कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग है जब आप चल रहे हैं तो आप बात कर पाए पर बहुत देर तक कन्वर्सेशन नहीं होल्ड कर पाए, इतना आपको एफर्ट लगना चाहिए। दूसरी चीज़, अपना जो वेट है वो कंट्रोल में रखें। ठीक है। BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, आप ऑनलाइन जाके आप अपना हाइट डालेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेफरेबल है, आइडियल है 23 से नीचे, 18 से 23 के बीच में। इंडियंस के लिए थोड़ा सा ये टाइट विंडो है, नहीं तो मैक्सिमम 25 से नीचे रखना है। अब जिसके बच्चे पैदा हो गए फिर वो बड़ा भली बॉडी वेट बढ़ा ले, कुछ कर ले, टेंशन नहीं है। नहीं, उसके बाद भी आपको क्यों दिक्कत करनी है? नहीं 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 नहीं, हेल्दी तो आपको पूरे टाइम पे रहना है। खाली सेक्सुअल इश्यूज के लिए वैसे भी आपको हेल्दी रहना है ना। और साथ में स्ट्रेस आपने एकदम कम लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप एक्सरसाइज, और जितना भी मान लीजिए आप जो भी आप खा रहे हैं थोड़ा माइंडफुली खाना है। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं, बहुत ज़्यादा आपने मीठा नहीं खाना। अवॉइड करना है कि आप फैट वाला ज़्यादा खा रहे हो। प्रोटीन रिच फूड जो होता है वो आपने ज़्यादा खाना है। तो क्या क्या खाना चाहिए आपके हिसाब से, एज ए डॉक्टर आप बता रहे हो कि मतलब कि ये इश्यूज क्या क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स में क्या क्या खाएं, दाल सब्जी रोटी क्या क्या खाएं? सो प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल, पनीर, टोफू, ये आप बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप जो भी चिकन वगैरह खा रहे हैं पर वो तला भुना हुआ नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि आप KFC मंगा के खा रहे हैं, आप उसको बारबेक्यू कर ले या जो भी लेस ऑयल में बनाए तो आपने वैसा खाना है। बाकी फ्रूट्स वगैरह में अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप मोस्टली सब टाइप के फ्रूट्स खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, अगर आपको जैसे BP की दिक्कत है तो आप BP के लिए थोड़ा केले वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो उसमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है, वो थोड़ा हेल्प करता है आपको BP की दिक्कत में। अगर आपको साथ में मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उसमें आप ये सब चीज़ें एकदम फ्राइड, तला भुना एकदम अवॉइड करेंगे। साथ में आप उसकी जगह कुछ कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, नियासिन करके एक सप्लीमेंट आता है, वो खाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अलग चीज़ों के लिए अलग, मतलब आपकी दिक्कत के हिसाब से आप लीजिए। अब ये तो अपने बीमारियों की बात करी, पर इनका क्या इलाज संभव है एक्चुअली? इलाज 100% है, 100% बोल रहे हो आप? मतलब 100% इलाज संभव है, हम बहुत लोग ठीक करते हैं। हाँ। पर इसमें भी आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि मेरे को जड़ ढूंढनी है इस दिक्कत की और फिर मेरे को सॉल्व करना है। मेरे को रूट, RCA बोलते हैं इसको मेडिकल में, रूट कॉज एनालिसिस करना है। ठीक है। तो अगर मैं रूट कॉज एनालिसिस करूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि अच्छा यार, हो सकता है मेरे को शुगर तो नहीं था, हो सकता है मेरे को थायराइड तो नहीं था। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट आता है तो ये 40 to 60% चांस होता है कि उसको शुगर, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड, इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा ही जो उसको नहीं पता था। अच्छा। तो अगर आप किसी भी अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको आपको अगर ये दिक्कत हो रही है तो आप उनके पास जाएंगे, वो आपको पहले बेसिक के एक प्रिलिमिनरी आप एग्जामिनेशन, जैसे हमारा प्रोसेस रहता है कि पेशेंट आया, हम बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं पूरा कि आप कब से दिक्कत हो रही है, और फैमिली हिस्ट्री वगैरह क्या है, और क्या क्या आपको दिक्कत है, और कुछ आपने दवाई खाई है, और कैसे डिजीज़ के प्रोग्रेशन को देखते हैं कि कैसे बढ़ा है, कैसे कम हुआ है। उसके बाद फिर हम उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में भी ये है कि जब आपने जो भी अपना रूट कॉज देखा तो सबसे पहले आपको रूट कॉज को पे फोकस करना है। दवाई भी देनी है, दवाई भी इम्पोर्टेंट है, पर साथ में डिस्ट्रेस करना है, स्ट्रेस कम करना है। साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है, साथ में कुछ कुछ टेक्निक्स वगैरह आती है, कुछ कुछ इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज आती है जो आपको करनी है। तो आप ये 4-5 चीज़ें दिमाग में रख के करेंगे तो काफ़ी हद तक कोई ठीक हो घर पे ठीक हो सकता है कि जैसे मान लो कोई अपना वीडियो देख रहा हो और उसको लग रहा है कि मेरे को ऐसा है, तो कोई घर पे भी ठीक हो सकता है खुद से? देखिए, वही है, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है, कितनी आपको दिक्कत है, पर आप बेटर तो हो सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज आपकी कीगल मसल्स होती है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए होती है। वो भी मैं अभी बता ही देता हूँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
तो उसमें आपको क्या करना है, 2 चीज़ें उसमें करनी होती है। एक को बोलते हैं क्विक फ्लिक्स, एक को बोलते हैं लॉन्ग होल्ड। ओके। तो आपने क्या करना है, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपने बीच में बस एक बार ही रोक लेना है। आपने रोक लिया, रोकते टाइम जो मसल्स आपको लगी कि इस मसल्स ने रोका है, वो आपकी कीगल मसल्स है। आपने पहचान ली कि भैया ये मेरी कीगल मसल्स है। फिर उसके बाद बहुत ही आसान है, बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, कुछ भी नहीं करना उसमें। उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है अंदर से 2 सेकंड तक, फिर छोड़ देना है। कॉन्ट्रैक्ट करना है अंदर से, उसी मसल को छोड़ देना है। ये आपने 30 बारी किया, ये हो गया क्विक फ्लिक्स। क्विक कर रहे हो आप, फ्लिक्स करके बस छोड़ दे रहे हो। लॉन्ग होल्ड में क्या करना है कि आपने यही करना है और 30 तक गिनना है, 30 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखना है, और वो एक बारी में करना है 5 बारी। ये दिन में आप 2 से 3 बार करो, आपकी धीरे धीरे करके कीगल मसल्स में इंप्रूवमेंट होगी, इरेक्शन भी बेटर होगा। अगर आप एकदम स्वस्थ भी है, एकदम आप हेल्दी भी है, तब भी आपको ये करना चाहिए। इरेक्शन भी बेटर होगा और साथ में आपका टाइमिंग भी इम्प्रूव होगा। साथ में फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको टाइमिंग में कोई दिक्कत है, तो टाइमिंग में एक टेक्निक होती है जो कि हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं। भैया दवाई के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी करनी है, तो उसको स्टार्ट एंड स्टॉप बोलते हैं। कि जब आप सेक्स कर रहे हैं, जब आप संभोग कर रहे हैं और आपको लग रहा है बस आप इजैकुलेट करने वाले हैं अभी, तो आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आने से पहले, मतलब उस टाइम आने से पहले कि जब आपको लग रहा है कि छूट जाएगा, उससे जस्ट पहले आपने पोजीशन चेंज कर लेनी है। तो आपने जैसे ही पोजीशन चेंज की, तो जो आपका एक्साइटमेंट का ग्राफ होता है वो ऐसे जो जा रहा है वो नीचे आ जाएगा 15-20 सेकंड में, और आपको ये वाला टाइम दोबारा मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा, बहुत मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत दुखी होते हैं वो कि हम सेक्सुअली नहीं इंजॉय कर पा रहे, वाइफ को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि उनकी डाइवोर्स तक बाधा आती है सिर्फ इसी की वजह से। इसी की वजह से सिर्फ। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ें करते हैं, साथ में वही है जो मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट, वेट कम कीजिए, और बेस्ट तो वही है, यही 6 चीज़ें। एक बेस्ट वही है कि आप किसी भी अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और आप अपना असेसमेंट लीजिए, क्योंकि अब 40 से भी नीचे इतना बढ़ रहा है ये, तो एक बारी तो आपको साल में किसी भी इन जनरल तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। मतलब कपल में सेक्स करना कब खत्म हो जाता है, कौन सी एज में आके बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है? जैसे जिन लोगों को ये दिक्कतें होती हैं उनमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पर हमने देखा 45 के बाद ड्रॉप आने लग जाता है काफ़ी। 45 के बाद आने लग जाता है, और 60-65 के बाद तो बहुत ड्रॉप हो जाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी किसी की मान लीजिए अर्ली 20s लेट 20s में हफ्ते में 4 बार 5 बार 7 बार भी रहती है। 45 प्लस होते होते 15 दिन में 1 बार, 15 दिन में 2 बार वैसे हो जाती है, और 60 होते होते तो काफ़ी वो गिर जाती है। मतलब वो प्लान करके इनिशिएट करना पड़ता है, और जिनको ये दिक्कत होती है तो वाइफ को भी उनकी नहीं अच्छा लगता, उनको भी खुद थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होती है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे उनके लिए थोड़ा जल्दी गिर जाता है। Right. बहुत सारे डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप सेक्स कर लेते हो तो मतलब आपका जो स्पर्म काउंट है वो और कम होने लग जाता है, फिर स्पर्म नहीं बनने लगता है आपका। ऐसा कुछ नहीं है, आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे ऐसे कभी कुछ खत्म नहीं होंगे। कभी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ। अगर जो ये स्पर्म काउंट कम है वो तो बर्थ से ही आपका कम हो रहा है। अगर आप रोज़ भी सेक्स कर रहे हैं, तो तब तक जो भी आप 100 साल तक भी जी रहे हैं, तब तक आपका रोज़ सेक्स करने की वजह से स्पर्म नहीं खत्म हो रहे। बाकी किसी और दिक्कत की वजह से डैमेज हो रहे हैं, मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो गया, ये इन सब दिक्कतों की वजह से कम हो रहे हैं, वो अलग बात है, बट ख़त्म नहीं होंगे वो कभी। स्पर्म काउंट ऐसे नील नहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने बहुत सेक्स किया है। अब जो लोग खुद से करते हैं, मतलब जो वीर्यनाश करते रहते हैं, तो क्या हस्तमैथुन जिसको बोलते हैं, मैस्टरबेशन जिसको बोलते हैं, हाँ। मास्टरबेशन जिसे बोलते हो, तो क्या वो करना सेफ होता है लोगों के लिए? तो ये ना, काफी डॉक्टर तो बोलते हैं नहीं करना चाहिए। सो मेरे पास हमारे पास ऐसे बहुत सो पेशेंट। मास्टरबेशन इज सेफ और नॉट? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो इसकी एक पीछे बैक स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे, जिनको लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसा सोशल मीडिया पर पढ़ा है, या उनको ऐसे क्वैक्स ने बता दिया या दोस्तों ने बता दिया कि यार तूने तो बहुत मैस्टरबेशन किया, इसलिए ही गड़बड़ हो गया, इसलिए तेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो कुछ नहीं होता वैसा। मैस्टरबेशन जब तक वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज़ सेफ। कैसे, थोड़ा मतलब अगर elaborate आप कर? खाली ऑब्सेस नहीं हो रहे उसी चीज़ से, अगर आप खाली दिन भर मैस्टरबेशन पे ऑब्सेस नहीं है, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे, तो मैस्टरबेशन इज जस्ट सेक्स विदाउट अ पार्टनर। मैस्टरबेशन आप खाली सेक्स कर रहे हैं विदाउट अ पार्टनर। प्रोसेस जो पूरी प्रोसेस चल रही है एक्साइटमेंट इजैकुलेशन की, वो तो पूरा सेम ही है, तो बॉडी को कोई फ़र्क नहीं लग रहा। अगर आप मेंटली उस जोन में नहीं जा रहे कि आप बस मैस्टरबेट ही कर रहे हैं दिन भर,
बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो इट इज़ परफेक्टली सेफ, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप ही बोलना चाह रहे हो ज़्यादा आती है तो खराब है, हाँ, ज़्यादा आती बाकी आप नॉर्मल कर रहे हो तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल, नॉर्मल थिंग। इट्स अ वेरी बट मैंने एक कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ किया था तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि ना अगर आपके शरीर से कुछ निकल रहा है इसका मतलब कमी तो हो रही है ना। इज इट राइट स्टेटमेंट? मैं दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ। नहीं गलत है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी है ना आपके इसमें। कैसे बनती है एक वीरे की क्वांटिटी, कैसे कैसे डिसाइड होती है? तो क्या होता है, जब आप पैदा होते हैं तो आपके जो टेस्टिस होते हैं जो जो उनमें स्टोर होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो बर्थ से पहले से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं और फिर निकलते हैं। तो उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, जैसे फीमेल्स में क्या होता है कि जो एग होता है वो आफ्टर 35-40 उसकी क्वालिटी कम होने लग जाती है, उसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है। मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स में बहुत क्वांटिटी रहती है और वो धीरे धीरे मैच्योर होते तो रहते हैं। क्वांटिटी रहती का मतलब थोड़ा सा समझाओ डॉक्टर साहब। रहती है मतलब कि जो सीमन होता है वो खाली स्पर्म नहीं होता, उसमें और फ्लूइड्स भी मिले होते हैं। तो जो अगर आप सोच रहे हो कि इतना सारा कहाँ स्टोर होता है, वो इतना सारा होता ही नहीं है। स्पर्म उसमें बहुत कम होता है, स्पर्म की क्वांटिटी उसमें बहुत कम होती है। जो मैं मिलियन बोल रहा हूँ क्योंकि वो इतने छोटे हैं, मतलब मेरे को 100x करके माइक्रोस्कोप पे देखना पड़ रहा है। जो उसमें बाकी फ्लूइड होता है वो साथ साथ बनता है। तो अगर आपका मान लीजिए 10 ml भी निकल रहा है तो ये नहीं है कि 10 ml स्टोर्ड है, 10 ml में से कुछ बहुत ही कम 0.ml भी नहीं है जो स्पर्म क्वांटिटी होती है, बाकी सब ये फ्लूइड होता है। ओके। तो ये नहीं है कि जो भी आपका इजैकुलेट निकल रहा है, जो भी निकल रहा है सेक्स करने के बाद, वो स्टोर्ड नहीं है। स्पर्म स्टोर्ड है, स्पर्म भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। जो पुराने sperm, जो बेसिकली हाफ मैच्योर्ड स्पर्म्स होते हैं धीरे धीरे बन रहे होते हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं। पर जो उसके अंदर ऑयल फ्लूइड है वो बन रहा है और वो भी खत्म नहीं होता है। जिसने लाइफ में कभी सेक्स नहीं किया, अब उसकी शादी होती है, वो फर्स्ट टाइम सेक्स करने जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाई लेते हैं, खाते हैं, फिर सेक्स करते हैं। क्या ये सेफ है? नहीं, बिना डॉक्टर के एडवाइस के हाँ। आपको नहीं लेना चाहिए ड्रग्स। वैसे जो ये भी ड्रग्स है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, ये आपको मिल जाते हैं ओवर द काउंटर, क्योंकि इंडिया में काफ़ी दवाई ओवर द काउंटर आपको मिल जाती है। बट प्रिस्क्रिप्शन, सरकार ने इनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोला हुआ है कि आप प्रिस्क्रिप्शन ले उसके बाद आप वो करें। पर ओवर द काउंटर तो मिल रही है ना ये? तो वो तो मिल रही है, पर वो तो केमिस्ट ही आपको दे रहा है ना। हाँ। क्योंकि थोड़ा चेक्स, गवर्नमेंट के पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर ड्रग के लिए, जैसे साइकेट्रिक ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा देखभाल रखी जाती है। जो कुछ कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स है जिनका अब्यूज़ का बहुत पोटेंशियल है, जो थोड़े हाई इफेक्टिवनेस वाले जो ड्रग्स होते हैं, उस पे बहुत चेक रखा जाता है। उसका जो केमिस्ट है वो अभी पूरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जैसे अभी बैंगलोर में आप कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स ढूंढने जाएंगे, वो आपको खाली 8-10 स्टोर्स में मिलेंगे, उसमें भी आपको प्रिस्क्रिप्शन आप देंगे, वो फोटो कॉपी रखेंगे उसकी। तो वैसे तो इन सब ड्रग्स के साथ प्रिस्क्रिप्शन दिखा के आपको मिलना चाहिए, बट वो मिल जाता है। अच्छा, ये शिलाजीत और ये जो बोलते हैं हर्बल सप्लीमेंट आती है, ये सब सेफ है या नहीं है? सेफ भी नहीं है, इनकी एफिकेसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या रहता है, जैसे शिलाजीत है, या मान लो अश्वगंधा है, या कोरियन जिनसेंग करके आता है, या आजकल तो मेरे पेशेंट भी बहुत बोलते हैं स्वर्ण भस्म इनको कोई दे देता है। तो स्वर्ण भस्म तो मैं उनको वही बोलता हूँ, आप बताओ आपको 1000 रुपये में, 2000 रुपये में किसी ने स्वर्ण, गोल्ड डस्ट तो आपको कोई नहीं देगा ना। तो इसमें भी क्या है, इन सब चीज़ों में इनका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। जैसे शिलाजीत में फुलविक एसिड रहता है, फुलविक एसिड का फिर भी थोड़ा बहुत एविडेंस है, पर आपको पहली बात प्योर शिलाजीत नहीं मिलेगा, बहुत एक्सपेंसिव, 1000, 2000, 5000 में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत लोग यूज़ करते हैं बेटर तरीके में। जैसे हम लोग एक एल-आर्जिनिन करके चीज़ आती है जो जिम वाले भी यूज़ करते हैं, वो कुछ कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ होता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो इरेक्शन इंप्रूव करता है, तो वो सप्लीमेंट में डालते हैं। पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है, क्योंकि आप कहाँ से ले रहे हो, वो क्या सेफ्टी चेक्स यूज़ कर रहे हैं। राइट। जो नॉर्मल जो बाकी दवाइयाँ हैं उन पे तो सीडेस्को वगैरह गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो चेक रखते हैं। जैसे अगर कोई भी एलोपैथिक दवाई बनती है, तो वो दवाई बनने के बाद जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको भी टेस्ट करने होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट भी कभी भी रैंडमली चेक कर लेती है। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी ऐसा होता है, पर आयुर्वेदिक दवाइयों वगैरह में इतना अच्छे से नहीं हो पाता। आयुर्वेद में पोटेंशियल है, जैसे अगर आपको पता हो एस्पिरिन करके एक दवाई होती है, तो एस्पिरिन, अब डिस्प्रिन जो लेते हैं सर दर्द राइट। के लिए, या जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को भी देते हैं,
तो वो यूरोप एशिया वगैरह में एक विलो ट्री आता है, वाइट विलो ट्री बोलते हैं, उसकी बार्क से उन्होंने बनाया था। तो उसका जो छाल होता है, जो हम बहुत सारी चीज़ें छाल वगैरह यूज़ करते हैं, हमने बस उनको अभी तक रिफाइन नहीं किया है कि उनको आगे कैसे यूज़ करना है। चाइना में जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो एक आर्टिमिसिन करके होता है, ये भी उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिफाइन किया था, और आज ये मलेरिया के लिए फर्स्ट ड्रग है, जो फर्स्ट लाइन हम यूज़ करते हैं। आयुर्वेदिक वगैरह में पोटेंशियल है, पर अभी तक हमने वो पूरा अच्छे से डिग नहीं किया और उसको हम रिफाइन नहीं कर पाए हैं। और लोग नहीं है करने के लिए, मतलब ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं चीज़ों में, कोई जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए अब जो लोग जिनको ऑलरेडी बीमारी है याली, तो सोशल मीडिया पे अपना जवाब ढूंढते हैं। कितना सही है ये और क्या करना चाहिए उन लोगों को? सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत बहुत गड़बड़ आपको मिलेगा, बहुत ही कुछ भी लोग, जैसे मैस्टरबेशन की बात है, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्पेशली जो यंग पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि उनकी गलती या उनकी दिक्कत की वजह से। तो पेशेंट की कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी जो भी एक्सवाइजेड फैक्टर्स है, हो सकता है जेनेटिक्स भी हो। तो आपकी जेनेटिक लॉटरी खराब थी मान लीजिए, जो आपके जीन्स आए वो इतना अच्छा नहीं है, आपको कोई दिक्कत हो गई। तो सोशल मीडिया में बहुत ऊट-पटांग चीज़ें आती है, जो आपको बिल्कुल मेडिकल एडवाइस तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से परामर्श करना ही चाहिए। चाहे हम बात कर रहे हैं तो बात करने के बाद अगर वो परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह लो पहले। डॉक्टर से एक बार डॉक्टर को दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, किसी भी आप अच्छे डॉक्टर को दिखा के आप बात कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे बहुत जैसे ये आपने अपन जो बात करी ना, ये लोग टेंटों में रहते हैं, तो इनसे भी बहुत लोग ठीक हो जाते होंगे, तभी ये लोग हैं, या बिल्कुल नहीं होते ठीक? नहीं, ठीक कहाँ से आप जो टेंट, अगर आपने कभी टेंट की फ़ोटो देखी हो, तो उसमें वो क्लेम करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है? और अगर आप कभी जाएँगे, तो हम पेशेंट्स बन के गए थे। तो अगर आप कभी जाएँगे तो वो आपको किसी भी चीज़ के लिए, मैं सर दर्द के लिए जाऊँ तो तब भी मेरी नब्ज़ पकड़ लेगा, ठीक है? मैं शीघ्र पतन के लिए जाऊँ वो तब भी नब्ज़ पकड़ लेगा, ठीक है? जो भी उनके 4-5 दवाई है, उसी का कोई चूर्ण मिला के वो ऐड करके दे देगा। आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, और उसमें वो साथ में क्या करते हैं, दिक्कत ये है कि जो एलोपैथिक में दवाइयाँ काम करती है, जो बाकी सिस्टम में दवाई काम करती है, वो इसमें मिक्स कर देते हैं। उनकी दो और आपको उस टाइम के लिए तो मिल गया। अब जो टेंट वाला है, वो 2-3 हफ्ते वहाँ रुकता है। उसने एक बारी आपको हफ्ते की दवाई दी, जो दवाई है वो काम तो कर रही थी, उसने यहाँ से चूरन में डाल दी। हफ्ते बाद फिर उसने आपको कुछ भी और डाल के और फिर वो निकल गया। और उसमें साथ में हेवी मेटल्स बहुत होते हैं, लेड वगैरह जो होता है, क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है ना, उनको जाके जो आपको 20 रुपए 100 रुपए की दवाई दे रहा है, उनको जाके कौन चेक कर रहा है? तो हमने जो जो आगे टेस्टिंग करवाई है वो, तो उसमें हेवी मेटल्स, लेड, कार्डियम वगैरह बहुत ज़्यादा निकला। मतलब इस एपिसोड से हमारे एक भी बंदे को अगर राहत मिल गई तो हमारे लिए तो सक्सेस हो जाएगी। तो आप एक बढ़िया मैसेज दो उन बंदों के लिए जिनको प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना चाहिए पहला कदम? सो पहला कदम तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योरेबल है प्रॉब्लम, ट्रीटेबल प्रॉब्लम, वो आपको कोई भी कुछ नहीं सोचना है, उस हिसाब से ठीक हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है। दूसरा कदम, कोई भी अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाइए, उनसे बात कीजिए। उन डॉक्टर को दिखाना जो आपकी सुन के बैठ के बात सुने। अगर डॉक्टर आपको 1 मिनट में बोल रहा है कि दवाई लिख के दे रहा है, तो वो नहीं चल पाएगा। आप जो आपके साथ बैठे, जो आपसे बात करे, जो आपको आपकी दिक्कत को समझे, आपके लिए उस हिसाब से आपका प्लान तैयार करे, उनसे बात कीजिए और फिर आप उनका जो बता रहे हैं फॉलो कीजिए। और बाकी इन जनरल चीज़ें तो है ही, अगर आपको जनरली फिट रहना है, एक्सरसाइज, डिस्ट्रेस करना है, आपको खाना अच्छा खाना है, वेट कंट्रोल में रखना है, अल्कोहल टबैको कम, कीगल तो आपको करनी करनी है। आपके यहाँ पे कौन कौन से केस आते हैं? कुछ इंटरेस्टिंग केस के बारे में अगर बताओ बात हो, 3 केस। इंटरेस्टिंग केस, इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास, मैं आपको जैसे बताता कि रिलेशनशिप स्ट्रेस वाला होता है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हम कल तो अच्छा जा रहा था, आज मेरे को मान लीजिए आज ये इस हफ्ते दिक्कत हो रही है। तो इवेंचुअली पता लगता है कि उसको दिक्कत ये इसलिए हो रही थी क्योंकि वो गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था या वाइफ के साथ कर रहा है। तो वो पर्सन डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है। मेंटलिटी ऐसी रहती है। हाँ, कि वो पर्सन डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये दिक्कत मेंटल ब्लॉकर भी है, अगर आप मतलब अगर अपने पार्टनर से आपको कोई अफेक्शन नहीं है, तो कोई भी दवाई कुछ भी वो नहीं ठीक कर पाएगा आपको उस हिसाब से। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग खतरनाक केस है। वो तो मैं और आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसे, तो मैं दिल्ली में काम करता था कोविड के आसपास, कोविड के टाइम पे। बहुत दीनदयाल उपाध्याय करके हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल है, वेस्ट दिल्ली का उस टाइम पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। तो
ये केस मेरे साथ काफ़ी टाइम तक रहा है। ऐसे बहुत केसेस थे, पर ये वाला बहुत मुझे लगा था ये तो काफ़ी गड़बड़ है। तो रात को 12 बजे एक पेशेंट आता है, उसने फिनाइल पी लिया था और ऐसे 30-31 साल का होगा। ऑटो चलाता था दिल्ली में, यूपी से पेशेंट था। तो 30-31 साल का पेशेंट है, तो थैंकफुली उसने इतना नहीं पिया था, हमने उसको सेव कर लिया। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा हमने उसको सुबह 6-7 बजे तक उसको काफ़ी स्टेबलाइज करके हमने आईसीयू में एडमिशन दे दिया। तो जब उससे बात की तो पता लगा कि उसकी जो वाइफ है उसको छोड़ के जा रही थी, क्योंकि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन था इसलिए उसको आगे बच्चों में भी दिक्कत हो रही थी, और वाइफ भी उसको बहुत ताने देती थी, बहुत वो करती थी। और वो बेचारा सब एकदम बाबा बाबा के पास, सब क्वैक्स के पास, सब ऐसे जैसे अब टेंट वाले बोल रहे हैं सबके पास चला गया। उसने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और उसको लग रहा था कि भाई मैं तो क्योरेबल ही नहीं हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो सकता। और फिर उसने स्टेप लिया, और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो दिल्ली है। और अब थोड़ा सा गांव टाउन वगैरह में जाओगे तो वहाँ तो पता ही नहीं है। अगर ये मेरे पेशेंट को पता होता कि 25% लोगों को ये दिक्कत है, तो फिर भी आगे आने में इतना ना हिचकिचाता। अब दिल्ली में तो आपके पास इतने ऑप्शंस है। दिल्ली में एक मान लीजिए कोई छोटा सा गांव है मुजफ्फरपुर में, बिहार में, उसके कंपैरिजन में आपके दिल्ली में कितने ऑप्शंस है। फिर भी ये लोग नहीं जा रहे, फिर भी पेशेंट नहीं जा रहे। अवेयरनेस नहीं लोगों में। अवेयरनेस तो है, उनको पता है ये दिक्कत है, उनको ये नहीं पता जाना कहाँ है, किसके पास जा सकते हैं। और उनको हिचक बहुत है, हिचक बहुत ज़्यादा है। छोटे टाउन्स में तो ये है क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, प्लस वहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। पेशेंट भी मेरा पेशेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ आता है कि ये जो आज इधर टेंट लगा रहा है या आज इधर बैठ रहा है, सोमवार को 2 हफ्ते बाद सोमवार को आएगा, ये कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं दे रहा है आपको, ये भी कुछ चूरन तेली दे रहा है, उसको समझ आ रहा है, बट वो कहाँ जाएगा। अच्छा, आपकी ऐप ऐसे क्या फीचर दे रही, खास फीचर दे रही जिसकी वजह से आपके पास लोग आएंगे? आप पे विश्वास क्यों किया जाए? सो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा मोटिव वही है कि पेशेंट का ट्रस्ट। मेरा पेशेंट इतनी बार चीट हो चुका है, इतना पैसा दे चुका है इधर उधर। हमारा मोटिव यही है कि पेशेंट को ट्रस्ट बने हम पे, और साथ साथ हम उसको ठीक कर पाए। तो हमारे 2 पिलर्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। एक तो एकदम एविडेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। आप मान लीजिए अगर आप आएंगे तो आपका पहले डॉक्टर कंसल्टेशन होगा, दवाई वही ठीक है, उससे पहले प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन होगा, 10 से 15 मिनट का पूरा कंसल्टेशन होगा। उसमें डॉक्टर आपसे सब कुछ पूछ लेगा, वो सब पूछ लेगा आपसे, और आपको भी खुल के बताना है एकदम, कब से स्टार्ट हुआ, क्या दिक्कत हुई, कोई और दिक्कत है क्या, फैमिली में भी है, फैमिली हिस्ट्री किसी और की शुगर वगैरह की है क्या, कुछ और दवाई ली, सब कुछ पूछ लेगा वो इसी कोशिश में कि आपका रूट कॉज पता लग जाए। उसके बाद भी अगर नहीं पता लगा फिर हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम बेसिक, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन आपको क्या दिक्कत है। ब्लड टेस्ट में फिर जो निकल के आता है उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास काफ़ी डेटा है जो हम एनोमलाइज कर देते हैं, मतलब कि पेशेंट की आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन उस पर हटा देते हैं, उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल रन करते हैं। तो उसमें क्या है कि मेरा जो प्रोटोकॉल है वो किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। डेटा पहले ही बहुत अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, और मेरा ये मकसद है कि मैं आज जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, कल अगले पेशेंट को मैं इस पेशेंट से बेटर ट्रीट करूँ। राइट। इसके लिए बेटर प्रोटोकॉल बनाओ, इसके लिए बेटर पर्सनलाइजेशन करो, इसको बेटर दवा दो। और हमारा तो देखिए वही हमने इसीलिए स्टार्ट किया है। हमारा यही सवाल है कि आपका क्या मकसद था, ऐसा क्या हो गया कि वो मकसद आपका बन गया कि ये स्टार्ट करना है? एक तो वो इंसिडेंस मेरे साथ बहुत रह गया, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट? जो पेशेंट ने फिनाइल पी लिया अच्छा, था, उस टाइम के बाद से वो उस टाइम से मेरे को बहुत, फिर मैंने बहुत सोचा। फिर मेरा जो को फाउंडर है वो एक छोटे से टाउन से बिहार में, मोतिहारी। तो हम मोतिहारी गए, मोतिहारी के बाद हम बाकी ज़िले गए। मोतिहारी पड़ता है चंपारण में, तो नेपाल से लगता है, तो हम वहाँ पे छोटा टाउन है। उसके बाद फिर हम यूपी वगैरह में भी गए, तो फिर हमने देखा यार ये तो मतलब बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और ऐसे इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पेशेंट को, इतना गुमराह किया जा रहा है, और ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ये नहीं है कि मेरे को अभी 10 साल 20 साल और लगेगी ट्रीटमेंट खोजने में, ट्रीटमेंट है, पर ट्रीटमेंट की अप्रोच गलत है, राइट। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम है। तो इसीलिए फिर सोचा कि हम इस दिक्कत में
हम घुसेंगे। लोगों का साथ दें। हाँ, और साथ में जो इनफर्टिलिटी का जो हमारा रेट घट रहा है उस पे भी हमारा फोकस था कि आप इंडिया जो है वो अभी इतनी अमीर नहीं हुई है कि उससे पहले आपकी पॉपुलेशन कम होने लग जाए। आपको एक लेवल ऑफ जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ चाहिए होता है, उसके बाद आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो होने लग जानी चाहिए। अभी हमारी दिक्कत ओवर पॉपुलेशन नहीं है, कुछ टाइम में अंडर पॉपुलेशन होने वाली है, राइट। तो इसीलिए हमने इन चीज़ों पे फोकस किया। तो आप लोग ये कह रहे हो कि मतलब इंडिया अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा, उस पे तो ये तो बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, ये एकदम सिविलाइजेशनल लेवल थ्रेट है। ये आपको जब से मैंने इंटरव्यू किया ना, वो सर का नाम में आकाश का, तब से मैंने इंटरव्यू किया ना, तब से न्यूज़ आर्टिकल में कंटिन्यू आप देख रहे हो, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सब में जनसंख्या वृद्धि को लेके आ रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मैं इतना रुपए देगी, अभी अपने सारी गवर्नमेंट है, तो उसके बाद से कंटिन्यू आने लग गया है कि आप बच्चे पैदा करो, आप बच्चे पैदा करो, आप बच्चे पैदा करो। वो तो अब सबको पता लग रहा है ना। अब यूएस यूरोप जो है वो कंफर्टेबली अमीर है, उनकी जो डिग्रोथ हो रही है, जो उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वो फिर भी कोई ठीक दिक्कत है नहीं उनके उसमें। लिए। अब मान लो जापान है, आप जापान छोड़ो, आप चाइना ले लीजिए। चाइना में इन्होंने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी एकदम फोर्स की, उसके बाद अब 2 चाइल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं कुछ कर रहा, 3 चाइल्ड कर रहे हैं, अब उसके बाद उसको पुश कर रहे हैं कि नहीं अब जितने ज़्यादा आप करोगे उतना हम करेंगे, पर इतना जल्दी आप सोशल चेंज नहीं push कर आज ही का आर्टिकल है, शायद आज ही का, राजस्थान का है कि मध्य प्रदेश का आर्टिकल है, उसमें बोल रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो 1 लाख रुपए देंगे। तो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। और जो आपने आज बात बताई, ठीक है, वो एक्चुअली रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, न्यूज़ में जो आ रही है और आप जो बात बोल रहे हो वो थोड़ा रिलेटेबल है। तो आई थिंक लोगों को अपने खाने पीने पे, सोचने पे विचार करना पड़ेगा, ताकि इंडिया अमीर हो, बूढ़ा बाद में हो। जरूर। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी थैंक यू मज़ा आ गया जी आपसे जी, बात करके। थैंक यू, आपने बुलाया जी।